हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेश गोदर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल में। आज हम 10th क्लास का एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 10th क्लास का जो भी बच्चा है उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, अपने दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि एक नया चैप्टर से वो अपनी स्टडी है वो तैयार कर सके और नया चैप्टर से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से स्टार्ट कर सकें। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर को मैं आपको बिल्कुल डीपली और गहराई से पढ़ाऊंगा और जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे मैं इस चैप्टर के अंदर आपको कंप्लीट कराएंगे। तो इस चैप्टर को हुआ पहले जब राजस्थान बोर्ड के अंदर 10th क्लास के अंदर इस चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन आता था ग्राफ बनाने वाला, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने पिछले 2 सालों से ग्राफ को हटा रखा है। फिर भी मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। ग्राफ बनाना सीखोगे तो आप आगे वाले संगत असंगत वो सारी चीजें सीख पाओगे। इसलिए आज की जो क्लास है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि आपके एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाए। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि प्रत्येक बच्चा 10th क्लास का जो इस वीडियो को देख रहा है उसके एक एक चीज दिमाग के अंदर फिट कर देंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को आप पर बने रहना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस पहले बात तो इस चैप्टर का जो नाम है इसका हम ऑपरेशन करते हैं कि ये सर चैप्टर का जो नाम है ना, अधिकतर बच्चों के ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लिखा हुआ क्या है। आपने 9th 10th मतलब 8th क्लास के अंदर दो चर वाले एक चर वाला समीकरण पढ़ा था। सारे इस एक एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा कि ये क्या चीज है और इसका यूज कैसे करना है। सारी चीजें इधर देखो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूंगी, इस चैप्टर के जो लास्ट जो वर्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर आते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। देसी भाषा में हम बोलें तो दो आदमी एक साथ दिख जाए या आपको कुछ भी दो चीजें एक साथ दिख जाए सेम, तो इसका मतलब उसको बोला जाता है जोड़ा। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। दिमाग में बिठाना इस बात को। उसके बाद नाम लिखा हुआ है समीकरण। समीकरण का मतलब गणित में हम ये चीज जानते हैं कि सर समीकरण यदि समता का निशान आ जाए, समता का मतलब बराबर, हम अपनी भाषा में बोले तो इसका मतलब होता है बराबर। यदि बराबर का निशान आ जाए मैथमेटिक्स में तो उसको समीकरण बोला जाता है। आगे वो कौन सा समीकरण है वो बाद की बात है। पहले बात तो यदि आपको मैथमेटिक्स में बराबर का निशान कहीं पे भी दिख जाए, भले ही आप 10th क्लास में हो, 11th क्लास, 12th क्लास, कोई सी भी कहीं पे भी गणित पढ़ो, तो बराबर का निशान जहां कहीं पे भी दिखेगा तो इसका मतलब उसको समीकरण बोला जाता है। अब वो कौन सा समीकरण है वो बाद की बात है, लेकिन पहले बात तो वो समीकरण होगा। तो इसका मतलब सर मैं ये चीज समझ चुका हूं कि युग्म का मतलब तो होता है जोड़ा और समीकरण का मतलब ये होता है समता का निशान। समता नहीं समझे तो बराबर का निशान दिख गया, जहां बराबर का निशान दिखेगा तो उसको बोलेंगे समीकरण। उसके बाद में है रैखिक। अब देखो मैथमेटिक्स में रैखिक, जब मैं बहुपद का चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, बहुपद का चैप्टर में मैंने रैखिक के बारे में बहुत डिटेल से आपको समझाया था। रैखिक का मतलब ये होता है जिसकी घात एक होती है, जिसकी घात एक होती है। भाई जिसकी घात एक होगी, चर की घात की बता रहा हूं, चर की घात होगी एक, जिसकी घात होती है एक, उसको रैखिक बोला जाता है मैथमेटिक्स में। मैंने आपको दूसरे चैप्टर में बहुपद जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम आपको डिटेल से इस बात पर चर्चा की थी। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक होती है। उसके बाद में ये आता है कि चर वाले का कोई अर्थ नहीं होता है। चर, चर का मतलब ये है कि दूसरे चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, चर होता है कि वह राशि जिसका मान बदलता रहता है उसको चर बोलते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आप छोटे अक्षरों से लिखते हैं, किसको ABCD के छोटे अक्षरों से लिखते हैं, X Y Z T जो भी है वो सारे के सारे चर है। इन चर के बारे में, रैखिक के बारे में यदि आप दूसरा चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, दूसरा चैप्टर आपके समझ में आ रखा है, तो आराम से इस चीज को आप पकड़ पा रहे हो। तो रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक होती है। चर का मतलब होता है कि X Y Z P T Q ये जो आ जाए वो चर है। और दो का मतलब दो होता है कि सर दो चर होगा। तो इस पूरे जो ये पार्ट का नाम लिखा हुआ है, चैप्टर का जो नाम लिखा हुआ है, इसको वापस समझाता हूं मैं आपको कि ये लिखा क्या, दो चर वाले, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर आएंगे। कितने चर आएंगे? दो चर। और रैखिक होंगे। रैखिक का मतलब उसके ऊपर घात एक होगी। दो घात वाला इस चैप्टर में नहीं पढ़ पाएंगे, इस चैप्टर में नहीं है। आपको चौथा चैप्टर मैंने क्लियर आपके प्ले लिस्ट बनाई हुई है, चौथा चैप्टर आप जरूर पढ़ के आना, क्योंकि चौथा चैप्टर ये था कि सर ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 ये समीकरण था
बिल्कुल, क्योंकि समीकरण की पहचान इकलौता बराबर का निशान बता रहा है। यदि बराबर का निशान आ जाए तो इसका मतलब यह होता है कि वो समीकरण होता है। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर घात कितनी है सर, घात तो 2 दिखा, इसलिए इसको बोला जाता है द्विघात। कौन सा बोला जाता है? द्विघात समीकरण, क्योंकि इसके ऊपर घात 2 दिखी तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण होगा। और यहां रेखिक है तो जिसके ऊपर पावर 1 होगी वो रेखिक होगा। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें 2 तो चर मिलेंगे आपको। यहां देखोगे तो यहां एक ही चर नजर आ रहा है। आप बोलोगे सर x यहां है, x यहां है, 2 बार लिखने से 2 चर नहीं होगा। तो इस चैप्टर में आपको 2 तो चर मिलेंगे, ठीक है सर, 2 चर मिलेंगे और उसके बाद में रेखिक और मिलेगा, यानी कि घात आपको 1 ही मिलेगी और युग्म मिलेगा। युग्म का मतलब जोड़ा। 2 समीकरण साथ आएंगे पूरे के पूरे चैप्टर में। दिमाग के अंदर फिट कर लेना मेरे दोस्त के पूरे चैप्टर में 2 समीकरण साथ मिलेंगे। इकलौता सिंगल समीकरण आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है, उसको सरल करने के लिए 2 समीकरणों की जरूरत पड़ती है, जिसमें जितने चर होते हैं उतने ही समीकरणों की जरूरत पड़ती है। इसलिए 2 समीकरण आएंगे। युग्म का मतलब जोड़ा आएंगे, जोड़े का मतलब 2 समीकरण साथ आएंगे। और रेखिक आएगा, रेखिक का मतलब घात 1 होगी, 2 घात वाला नहीं मिलेगा। उसके बाद में 2 चर वाला मिलेगा आपको, ये 2 चर वाला, ठीक है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये चीज समझ में आई है कि सर चैप्टर का नाम तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। युग्म का मतलब होता है जोड़ा और 2 का मतलब 2 होता है। चर का मतलब हम जानते हैं कि चर x आ जाए, y आ जाए, p t जो भी है अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है कि चर है। और रेखी का मतलब जिसकी घात क्या होगी? जिसकी घात आपको 1 मिलेगी। समझ आई? और समीकरण का मतलब बराबर का निशान मिलेगा और युग्म का मतलब 2 होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो ये लिखा मैंने 2x प्लस में 3y और इक्वल में मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लो 6 लिख दिया, ये लिखा। ये है समीकरण नंबर 1। समीकरण बोलेंगे। पहले बात तो मैं आपसे बोलूं, क्या ये समीकरण है? तो आप लोग बिल्कुल समीकरण है। क्यों समीकरण है? क्योंकि इसमें बराबर का निशान दिखा। यदि बराबर का निशान दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? समीकरण होगा। अब मैं बोलूं कौन सा समीकरण है? अब इसकी पुष्टि करने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं बोलूं कि चर कितने हैं इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर 2 चर हैं। कितने चर हैं? 2। तो 2 चर है तो इसका मतलब ये 2 चर वाला हो गया। कौन? कितने चर वाला हो गया? 2 चर वाला। ये बात तो मेरे क्लियर हो गई कि सर 2 चर है इसके अंदर और 2 चर है तो ये 2 चर वाला है। अब मैं आपसे बोलूं कि चर के ऊपर घात देखनी है, इकलौता आपको चर के ऊपर घात देखनी है। चर के ऊपर घात 1 नजर आ रही है तो इसका मतलब ये रेखिक भी है, ये 2 चर वाला समीकरण भी है और रेखिक भी है। साथ साथ सारी बातें संतुष्ट करना चाहिए। 2 तो चर नजर आया, बिल्कुल 2 चर है सर, x और y 2 चर हो गया। क्या ये रेखिक है? बिल्कुल है सर रेखिक, क्योंकि इसके ऊपर घात 1 है तो ये रेखिक भी है। क्या ये समीकरण है? बिल्कुल बराबर का निशान है तो समीकरण भी है। क्या ये युग्म है? युग्म नहीं है सर, इसका जोड़ा कहां है? एक और मैं लिख देता हूं। मैंने लिखा जैसे 5x माइनस में 2y इक्वल में मैंने लिख दिया 8। ये है समीकरण नंबर 2। तो इसका मतलब ये जो 2 समीकरण लिखे हैं ना मैंने, ये जो 2 समीकरण ये पूरे अध्याय के जो नाम है उसको संतुष्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखो वापस कैसे कर रहा है कि भाई ये जो 2 समीकरण लिखा ये पूरे चैप्टर को संतुष्ट कर रहा है। ये लिखा हुआ है ना, यही बात यहां लिखी हुई है। 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ये हमारे वर्ड के रूप में लिखा हुआ है, मतलब भाषा के रूप में लिखा हुआ है और ये मैथमेटिक्स के रूप में लिखा हुआ है। ये पूरी लाइन और ये जो मैंने लिखा ये बात एक ही है। ये मैथमेटिक्स की भाषा में इसको ऐसे पढ़ा जाता है और जो हमारी लैंग्वेज के रूप में पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी ये चीज समझ में आ रही है। बिल्कुल मैं आपसे ही वादा कर रहा हूं कि मेरे दोस्त आप बिल्कुल ही जीरो से आपको मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपकी प्रत्येक चीज गणित के अंदर कवर होती जाए। ठीक है, तो यहां मैं चीज आप ये पूरे समीकरण को संतुष्ट कैसे कर रहा है सर? पूरे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि क्या दोनों में एक के 2 चर है? बिल्कुल है सर, इसमें x है इसमें y है। 2 चर हो गया, इसमें x है इसमें y है। 2 चर है। अब 2 चर वाले, ये 2 चर वाले तो हो गए। रेखिक पर आते हैं। क्या ये रेखिक है? हाँ सर, इन सब की घातें 1 नजर आ रही हैं तो रेखिक है। यदि मान लो आपने ऐसे लिखा कि 2x² प्लस में 5y² इक्वल में कुछ भी लिख दिया, 6 लिख दिया, तो ये 2 चर वाला तो है सर, ये और ये 2 चर वाला तो है, लेकिन ये रेखिक नहीं है, इसकी घात 2 नजर आ रही है। रेखिक के लिए एक इकलौती शर्त रहेगी कि ऊपर घात 1 दिखनी चाहिए चर के ऊपर। चर के ऊपर यदि घात 1 है तो इसका मतलब वो रेखिक है। और 2 घात वाला तो लेना ही नहीं है क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम भी रेखिक समीकरण है। तो यहां रेखिक भी है और समीकरण भी है। देखो 2 समीकरण नजर आया। क्या युग्म है? युग्म का मतलब 2 समीकरण साथ आएंगे, 2 समीकरण आपको एक साथ नजर आएंगे। तो ये जो मैंने लिखा है ये है 2 चर वाले रेखिक समीकरण।
दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब देखो दो चर वाले रेखिक समीकरण और इस चीज को थोड़ा सा गहराई से देखते हैं। मैं आपसे बोलूं कि जब मैं आपको दूसरा तीसरा मतलब चौथा चैप्टर पढ़ा रहा था, चौथा चैप्टर का हमारे 10th क्लास में मैथमेटिक्स में क्या नाम है सर? है द्विघात समीकरण। कौन सा है भाई? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण दिखने में कैसा दिखता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है सर ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। यही है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यानी कि दिखने में कैसा दिखता है। सेम मैं बोलूं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म दिखने में कैसा दिखता है, इसका व्यापक रूप बताओ, जनरल फॉर्म बताओ, इसकी जनरल रूप क्या होगा। जैसे द्विघात समीकरण कोई पूछ ले कि बता मेरे को, तो एक ही भाषा में बता कि द्विघात समीकरण दिखने में कैसा दिखता है, तो आप क्या बोलोगे सर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। लेकिन मैं बोलूंगी दो चर वाले रेखिक समीकरण दिखने में कैसे दिखते हैं, तो उसका भी जनरल रूप बनाते हैं। देखो इन समीकरणों को देखते हुए ऐसे दो समीकरण आएंगे प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक पूरे चैप्टर में जो अध्याय नंबर 3 है उन प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर ये दो दो समीकरण आएंगे। इस बात को दिमाग के अंदर बिठाना है आपको। पहले बात तो यही मैंने आपको यही सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये दो दो समीकरण साथ आएंगे, रेखिक भी होगा और दो चर वाले भी होंगे। अब आपसे मैं बोलूं कि ये लिखा कि 2x बराबर में 6, ये रेखिक तो है लेकिन दो चर वाला नहीं है, ये तो एक चर वाला हो गया। एक चर वाला हुआ क्योंकि इसमें तो एक ही चर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब आपको सारी बातें संतुष्ट करनी चाहिए कि दो चर होना चाहिए, रेखिक होना चाहिए। रेखिक का मतलब जिसकी घात एक होनी चाहिए, समीकरण का मतलब समता बराबर का निशान होना चाहिए, युग्म का मतलब दो दो समीकरण साथ आना चाहिए। ये पूरे चैप्टर का नाम है। समझ आई बात? अब इसका व्यापक रूप बनाते हैं। मैं आपसे बोलूं कि इसका व्यापक रूप की मैं बात करूं, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप दिखने में कैसा दिखता है, जनरल फॉर्म क्या होगी इसका, व्यापक रूप। अब देखो व्यापक रूप होगा, मैं आपसे बोलूंगी x और y तो होगा, x और y की जगह कुछ और आ जाए तो ऐसा नहीं कि सर x और y होगा। मैं बोलूंगी यहाँ पे a और b आ जाए तो भी बात वही है भाई, दो चर आना चाहिए चाहे कोई से भी आए। ये भी हम जानते हैं कि जरूरी थोड़ी कि x और y दो ही चर है, t भी चर है, z भी चर है, तो कुछ भी आ जाए तो दो चर होना चाहिए। दो चर तो होगा और चर के साथ वाला कुछ ना कुछ तो होता है, इसको नाम दे दिया a1x, प्लस में हो गया b1y। आप प्लस में c1 लिखो या उस साइड में लिखो तो ये लिख दिया प्लस में c1 इक्वल टू है 0 लिख दिया। ठीक है, समझ आई? इसको उठा के इधर लेके आ तो ये c1 का काम करेगा। और सेम इस वाले पे कार्य करते हैं तो ये है सर x प्लस और यहां लिखा मैंने y। इनके गुणांकों को अलग अलग दिखाने के लिए यहां लिखूंगा मैं a2 और यहां लिखूंगा b2 और प्लस में है c2 इक्वल में है 0। तो इस बात को दिमाग के अंदर बिठाना कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप ये होता है। कौन सा होता है? a1x प्लस b1y। आपको सीधा सिंपल ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो सर a1 b1 b1 ये क्या बता दिया। मैं आपसे बोलूं यहां x आएगा और यहां y आएगा, समझ में आई बात? यहां x और y आएगा। अब इनके गुणांकों को अलग अलग दिखाने के लिए यहां a1 लिख दिया, यहां a2 लिख दिया, यहां b1 लिख दिया, यहां b2 लिख दिया, यहां c1 लिख दिया, ये c2। ये तो अचर पद है, ध्यान रखना ये अचर पद है। मैं आपसे बोलूं कि जैसे द्विघात समीकरण पढ़ा उनको मैं बार बार याद दिला रहा हूं क्योंकि वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। ये है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ये चीज है, समझ में आई? तो मैं आपसे बोलूंगी x² का गुणांक को a बोला तो यहां मैं बोलूंगी कि समीकरण नंबर 1 ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। मैं बोलूंगी समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे a1। समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक को क्या नाम दिया, a2। ये नाम दिया हुआ है, इनके गुणांक कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक b1 है, समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक b2 है और समीकरण नंबर 1 में अचर पद c है और समीकरण नंबर 2 में अचर पद है वो c2 है। ध्यान रखना इस बात को क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये बहुत बहुत काम आएगा, क्योंकि संगत असंगत आपको पूरा जानने के प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहां ये चीजें बहुत बहुत काम की चीज होगी। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, ये चैप्टर का मैंने नाम बताया कि सर चैप्टर का नाम है हमारे पास में ये दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब ये है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब मैं आपसे बोलूंगी इसको सरल करके बता। यदि एक चर वाला है, मैं लिखा कि 2x इक्वल टू हो गया 6, मैं आपसे ये पूछूं कि बता भाई ये कितने चर वाला है, तो आप बोलो सर एक चर दिखा तो एक चर वाला है। बता रेखिक है या द्विघात है, तो आप बोलो सर घात मेरे को एक दिखी, अधिकतम घात एक दिखी, तो इसका मतलब ये रेखिक है। तो ये रेखिक समीकरण है, कितने चर वाला, एक चर वाला, जो 8th क्लास का दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा था, याद हो तो आपको। अब इसको सरल करना है, तो सरल करना है तो बड़ी बात क्या है, 2 गुणा में है, उधर भेज दे भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू
दो 6/2 तो x का मान हो जाएगा 3। ये हमने कैसे किया, ये एक चर वाला रेखिक समीकरण था तो ऐसे कर दिया। अब मैं बोलूंगी बताओ भाई इसमें x और y का मान बताओ, अब समस्या हो गई। x और y का मान निकालना है। अब पूरे चैप्टर में यही काम करेंगे कि x और y का मान, x और y का मान निकालना। अब x और y का मान कैसे निकालें वो अब सिखाऊंगा। हाल फिलहाल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म दिखने में ऐसे दिखते हैं। इनका व्यापक रूप आप कॉपी के अंदर लिख लिख के याद कर लेना, लेकिन इनको भूलना नहीं है आप, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज आगे पढ़ूं कि सर आगे वाली बात क्या है। आगे वाली बात है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण जो युग्म है उसको सरल कैसे किया जाता है, यानी कि x और y का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। मैं आपको याद हो तो ax², बार बार याद दिला रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण। इसको सरल करना है, सरल करना है, बोलो चाहे इसके मूल निकाल। 3 विधियां बताई थी, कौन कौन सी विधि थी। एक थी सर हमारे पास में गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि, एक श्रीधराचार्य सूत्र, उससे किया था। सेम ऐसा का ऐसा ही कार्य यहां करना है। यहां पे इकलौता x था, इकलौता x था, इसलिए आपने x का मान निकाला। लेकिन यहां पे यदि आप देखोगे, यदि यहां आप देखोगे तो दो चर है इसमें, तो x और y दोनों के मान ज्ञात करने हैं। अब दोनों के मान कैसे ज्ञात करना है वो इधर देखो। दोनों के मान ज्ञात करने के लिए मैं आपसे पहले तो सबसे पहले ये बोलूं कि भाई दो चर वाले रेखिक समीकरण है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस में c1 और इक्वल में है 0। यहां है a2x प्लस b2y प्लस में c2। इस c2 को, ये जो चीज है ना वो उधर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ये 0। ये है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, इसको बोला जाता है दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब बात तो समझ गया सर। अब इसको सरल करना है, इसको क्या करना है, सरल। अब सरल करने के लिए इस हमारे पास में दो विधियां हैं। जैसे द्विघात समीकरण, जैसे द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए कितनी विधियां थी, ये विधियां थी हमारे पास में सर, कितनी विधियां थी, 3 विधियां थी। वैसा का वैसा ही दो चर, ये दो चर वाले हैं, रेखिक है, समीकरण है, युग्म भी है। इसको समीकरण नंबर 1 बोल सकते हो, ये है समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों को सरल करने के लिए दो विधियां, मैं समझाऊंगा 4 विधियां कैसे हुई, लेकिन प्रत्येक बच्चा जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपके दिमाग में बैठेगा ना, तो प्रत्येक बच्चे को ये याद रहेगा। तो सबसे पहले दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को सरल करने की कितनी विधियां हैं, विधियां हैं सर हमारे पास में 2। कितनी विधियां हैं भाई, 2। अब देखो 2 कौन सी है, पूरा डिटेल से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपके ये चीज समझ आ जाए। 2 आपके पास में विधियां हैं, कौन कौन सी है उसको देखना। दो चर वाले रेखिक समीकरण है, उसका दिखने में ऐसा दिखता है। ये चीज तो मेरे क्लियर हुई और ये चीज मेरे समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको सरल करने के लिए दो विधियां, एक तो है बेटा ग्राफीय विधि। पहली जो है वो है ग्राफीय विधि। कौन सी विधि है, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। और दूसरी जो विधि है वो है बीजगणितीय विधि। दूसरी विधि कौन सी है, बीज गणितीय विधि। एक तो ग्राफ से सरल कर सकते हैं, एक बीजगणितीय विधि। सारी डिटेल आप शुरू से देखो, लास्ट तक आपके पूरी क्लियर समझ में आएगी। एक तो है बीजगणितीय विधि और एक कौन सी है, एक है सर बीजगणितीय विधि, एक है ग्राफीय विधि, ठीक है। अब देखो आराम से, ये चीज समझ में आई कि सर शुरुआत में हमारे पास में 2 समीकरण आ जाए, कैसा भी आ जाए, इनके गुणांक कुछ भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। a1 की जगह 3 आ गया, 2 आ गया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा शक्ल दिखेगी दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म की। अब इसको सरल करने के लिए शुरुआत के अंदर 2 विधि है, एक है ग्राफीय विधि और दूसरी विधि कौन सी है सर, दूसरी बीजगणितीय विधि, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो बीजगणितीय विधि है ना, बीजगणित, ये भी 3 टाइप से होती है। कितने टाइप से होती है, 3 टाइप से होती है। ये सर कैसे हो गया, इधर देखो, ये 3 टाइप की होती है। कितनी टाइप की, 3 टाइप की होती है। देखो 3 टाइप की कौन कौन सी हैं, कि सबसे पहले बीजगणितीय विधि आती है। बीजगणितीय मतलब मैथमेटिक्स से उसको कैसे सोल्व किया जाता है। एक तो है ग्राफीय विधि, प्रैक्टिकल रूप से आंसर कैसे निकालते हैं उसको हम ग्राफीय विधि के अंदर बिठा दिया। उसके बाद में बीजगणितीय विधि है। ये बीजगणितीय विधि भी कितने प्रकार की है, बीजगणितीय विधि 3 प्रकार की है। सबसे पहली आती है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है भाई, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि।
और 2 नंबर पे जो आती है वो है हमारे पास में विलोपन विधि, विलोपन विधि। और 3 नंबर पे जो आती है वो है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। प्रत्येक बच्चा जो थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा हूं इसको दिमाग में रखना ताकि आपके कहीं पे भी समस्या नहीं आए। सबसे पहले 2 चर वाले रेखिक समीकरण थे। 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को सरल करने की 2 विधियां, शुरुआत में 2 विधियां ध्यान रखना। तो शुरुआत में 2 विधियां, एक तो होती है ग्राफीय विधि, एक होती है बीजगणितीय विधि। अब देखो बीजगणितीय विधि भी 3 टाइप से होती है। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। 3 टाइप की होती है। अब देखो सबसे बड़ी कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है कि सर ये जो विधि है ना, ये वाली विधि, इसको अब की बार राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी वालों ने इसको हटा रखी है, वज्र गुणन विधि को हटा रखी है। सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बात, और बड़ी क्या ये कमजोरी है कि इसको भी हटा रखा है, ग्राफीय विधि को भी हटा रखा है। फिर भी मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके बिना हम आगे की गणित सीख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इस चीज को तो पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इस चीज को हटा रखी है। क्योंकि पहले एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता था राजस्थान बोर्ड में, उसमें एक ग्राफ पूछा जाता था 4 नंबर का। तो इस अब की बार ग्राफ, और आप 2 साल हो गए पीछे वाले, तो उसमें ग्राफ नहीं पूछ रहे हैं बोर्ड में, तो इसको भी हटा रखिए, इसको भी हटा रहे हैं। तो 2 ही विधियां पढ़ती हैं, ये है 3.2 के अंदर और ये है 3.3 के अंदर। 3.1 में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये 3.2 है और ये 3.3 है। 3 ही प्रश्नावली आपके पास में नहीं है एनसीईआरटी बुक में, 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है। 3.2 के अंदर प्रतिस्थापन विधि पढ़ाऊंगा, 3.3 के अंदर विलोपन विधि पढ़ाऊंगा। सबसे आसान चैप्टर है ये। तो शुरुआत में आपको मैं बोलूं कि क्या क्या तो आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। 2 चर वाले रेखिक समीकरण है, उसको सरल करने की कितनी विधियां? सरल करने की विधियां है सर 2, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन, ये मतलब बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि भी 3 टाइप से होती है। कौन सी? पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, तीसरी है वज्र गुणन। ठीक है, अब वज्र गुणन विधि को तो हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको डायरेक्ट देखा जाए तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को सरल करने की 4 विधियां हो गई। कितनी विधियां हो गई? 4। अब आप बोल रहे हो सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो बोल रहे हो 2 विधियां, मैं बोल रहा हूं पूरी 4 विधियां हो गई। हमारे ये जो तीसरा चैप्टर है उसमें 4 विधियां हो गई। कौन कौन सी? पहली है ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन। ठीक है, इस बीजगणितीय विधि का ही पार्ट है 3। वैसा देखा तो पूरा, यदि आप ऊपर से ढंग से समझ रहे हो तो ऐसे समझो 2 कैटेगरी में बांट दिया। समझ आई मेरी बात? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब आज की जो क्लास में है ना, मैं आपको ग्राफीय विधि सिखाऊंगा कि ग्राफ से एक्स और वाई के मान कैसे निकाले जाते हैं, और ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, जो आपने 9th क्लास में भी एक चैप्टर में कई जगह ग्राफ बनाना सीखा था। ठीक है, वैसा का वैसा ही काम करना है। तो प्रत्येक बच्चा बोर्ड के ऊपर देखना है आपको, और ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, ग्राफीय विधि कैसे काम करती है। उसके बाद में आपको बीजगणितीय विधि का पार्ट सिखाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि। इतना ही हमारा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो आज की क्लास में पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो आपके दिमाग में आई होगी। 2 चर वाले रेखिक समीकरण दिखने में कैसे दिखता है और उसको सरल करने की विधियां। तो आज हम ग्राफीय विधि पर चर्चा करते हैं कि सर ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो मान लो आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया, 2 चर, मैंने आपको क्या बोला शुरुआत में कि क्वेश्चन आएगा उसमें 2 समीकरण मिलेगा। समीकरण है आपके पास में ये समीकरण कौन सा है? पहला समीकरण है कि x प्लस में 3y और इक्वल में है 6, ये है समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस में 3y इक्वल में है 12, और ये है समीकरण नंबर 2। अब इनका बनाना है ग्राफ। मैं इस वीडियो के अंदर प्रत्येक बच्चे को ग्राफ बनाना सिखा दूंगा, और यदि किसी बच्चे को ग्राफ बनाना आ गया तो उसका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट और डेवलप होगा, और ज्यादा उसको इंटरेस्ट आएगा। ग्राफ बनाना आना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। अब हटाई हुई है नहीं हटाई हुई है उसको थोड़ा सा साइड में रखो, आपको जो चीजें सिखा रहा हूं उस चीज के ऊपर फोकस करो। तो मैं ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, तो 2 समीकरण, 2 समीकरण का ग्राफ कैसे बनता है उस बात को दिमाग के अंदर बैठाना। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक डब्बा बना लेना। क्या बात है सर, डब्बा, बिल्कुल ये डब्बा बना लिया, एक और इसके नीचे डब्बा बना लेंगे सेम। चलो इसको हटा देते हैं, पहले इसका काम करते हैं। देखो डब्बा बना लिया। अब इसको डब्बा बनाने के बाद आपको क्या करना है कि इसको x और y के मान निकालना है। यहां लिखा मैंने x और यहां लिखा मैंने y। ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, अच्छी तरीके से सिखाऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं।
तो ग्राफ बनाने के लिए समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण नंबर 1 में आपको x और y के मान निकालना है। अब आपको करना है क्या है कि इस समीकरण है ये लिखा हुआ x प्लस में 3y इक्वल में लिखा हुआ 6। आपको शांति से, आपको प्रत्येक बच्चे के आंसर में फर्क नहीं आएगा, लेकिन सोचने की जो ताकत है वो अलग अलग हो सकती है। मैं आपसे बोलूं कि इस समीकरण में तेरे मन से x या y का मान रख दे, ये क्या बात हो गई सर? मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इस समीकरण में अपने हिसाब से मैं अलग रख रहा हूं, आप अलग रख रहे हो, x और y का मान रख दे अपने मन से सोच के मान रखना है। तो x की जगह कुछ भी रख दे तो y का मान आ जाएगा। आप बोलो सर x की जगह क्यों सोचो, आप y की जगह सोच ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y की जगह भी सोच सकता है तो y की जगह भी लिखा तो x का मान आ जाए, क्योंकि हमें x और y के मान से मतलब है x की जगह अपने मन से कुछ भी सोच के। अब आप बोलो सर मैं क्या सोचूं, मेरे तो ये सोचने वाली समस्या हो गई कि मैं क्या मान सोचूं। कुछ भी मान सोचने से मतलब ये है कि या तो तू x का मान 1 2 0 -1 -2 ये सोचा करो, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला कुछ भी सोचो। आप बोल दोगे कि मैं तो x का मान 100 सोचूंगा। अब मैं आपसे बोलूंगी भाई x का मान 100 सोच रहा है तो ग्राफ में कहां दर्शाएंगे, फिर समझ आएगी। बाकी गलत नहीं है, सोचना गलत नहीं है, लेकिन ग्राफ में हमारे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए छोटे छोटे मान सोचने आपको। अब छोटे छोटे मान के अंदर आपको यही सोच लेना है कि x बराबर 0 रखने पर x की जगह 0 रखनी है। अब जैसे ही आप x की जगह 0 रखा तो ये x की जगह 0 प्लस में हो गया 3y और बराबर में है 6। अब y का मान आ जाएगा, y का मान आया तो 3 को उधर भेज दिया तो ये हो गया 6/3, यानी कि y का मान आ गया कितना 2। ये एक तो बिंदु है। तो यहां से देखो x का मान 0 सोचा, x का मान क्या सोचा आपने 0, ये लिखा सर x का मान 0 सोचा, तो बताओ y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 2। बिल्कुल सत्य बात। अब आगे देखो, अब आगे क्या सोचूं, अब की बार y की जगह 0 सोच ले, जरूरी थोड़ी x का मान सोचें, y की जगह हम अपने मन से एक मान अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जगह ये है, तो y बराबर 0 रख दिया। आपके बार क्या रखा, y बराबर 0, y की जगह 0 रखा तो x प्लस मैं आपसे बोलूंगी 3 y की जगह 0 इक्वल में है 6, तो x यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 0, तो x का मान कितना हो गया 6। तो मैं आपसे ये चीज उम्मीद कर रहा हूं, ये चीज के x का मान 6 आया सर, कब, जब y का मान 0 रखा, ये y का मान 0। एक मान और सोच ले, 2 मान से भी काम चल रहा है, लेकिन एक मान और सोच लेते, तो एक मान और सोचा तो और क्या सोच लें, और कुछ भी सोच ले कि मान लो x y की जगह 1 सोच लिया तो y की जगह 1 सोच लो आप, और ऐसा सोचो कि पूर्णांक में नहीं आना चाहिए। यदि आपने मान लो ऐसे बोल दिया कि सर मैं तो x की जगह 1 लिखूंगा, लिख सकता है, कोई गलत नहीं। x की जगह एक बार रफ कार्य करके बताऊं, x की जगह 1 रखा, प्लस में है 3y बराबर में हो गया 6। अब देख 1 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर में 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो y का मान आ जाएगा 5/3। मैं आपसे बोलूँ 5/3 हम ग्राफ के अंदर दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप प्रॉपर पूर्णांक के अंदर सोचा करो, भिन्न में नहीं, बट्टा में नहीं लेके आना। यदि आप मन के अंदर सोच लो, यदि गलत हो गया तो वापस कर लो इस चीज को। तो यहां से आप y का मान 1 ले लेते हैं, y का मान यदि आप लेओगे, y का मान 1 रखा, तो यहां देखना x प्लस में 3 y की जगह 1 लिखा, इक्वल में है हमारे पास में 6। तो यहां से देखो x प्लस में 3 हो गया, इक्वल में है 6, x का मान हो गया सर 6 माइनस में 3, x का मान हो गया कितना 3, ये x का मान 3 आया। यहां से देख x का मान 3 आया, कब, जब y का मान कितना सोचा, x का मान 3 आया सर, y का मान कितना रखा 1, ये डब्बे हो गए। अब यहां से हमें एक बिंदु मिल गया, और बिंदु को दर्शाना हमें ग्राफ में आता है, ये बिंदुओं के निर्देशांक मिल गए। यहां से बिंदुओं के जो निर्देशांक मिले, यहां देखना ये जो बिंदु मिले कौन कौन से हैं, कि बिंदु, पहला बिंदु मान लेता हूं कि a बिंदु है, इसका नाम है, या आप डायरेक्ट लिख दो, कंफ्यूज हो गए। एक पहला बिंदु क्या है, ये है सर 0,2, क्योंकि पहले हमेशा ही x आता है फिर y आता है, पहले x को लिखा जाता है फिर y को। आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ के आए हैं, उसमें समझाया। और यहाँ है 6,0, और एक बिंदु कौन सा है, एक बिंदु है सर 3,1। ये बिंदु है जो आगे काम आएंगे ग्राफ में, इनको हम दर्शाने के अंदर है। बाकी हमारा इस समीकरण का काम हो गया। अब इस समीकरण के ऊपर आते हैं, तो इस समीकरण को देखना, अब देखो इस समीकरण, आपको बना लेना है एक डब्बा, वही बात इस समीकरण का बना लो डब्बा, जैसे अभी आपने किया वैसा का वैसा ही कार्य करना है। बिल्कुल सर, ये किया, देखो यहां तो लिखना है आपको x और यहां लिखनी है y। आप 3 मान निकाल लेना,
कितने मान, 3 मान निकालना है आपको प्रॉपर। अब आपको इसी क्वेश्चन में ये जो समीकरण है इसमें भी सेम ऐसे किया वैसा का वैसा ही अपने मन से मान सोच सोच के रखना है। अब देखो सोच के रखेंगे तो सर मैं x की जगह 0 रख दूं क्या, सही बात है भाई, x की जगह 0 रख दे। x की जगह 0 रखेगा तो यहां से देख ले ये है 2x की जगह रख दिया 0, माइनस में है 3y और इक्वल में है 12। अपने मन से जरूरी नहीं मैं x की जगह 0 रख रहा हूं तो आप भी रख रहा हूं, आप दूसरा मान रखो लेकिन हो पूर्णांक आना चाहिए, नहीं तो फिर ग्राफ बनाने में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पूर्णांक आना चाहिए। ऐसे मन में सोच के आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ये हो गया 0, माइनस में है 3y, इक्वल में है 12, y का मान निकालना है तो 12 और अपॉन में हो गया -3 y, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है भाई। y बराबर हो गया -4, ये हो गया, y का मान -4 आया, y का मान क्या आया, -4 आया। कब, जब तू x की जगह 0 रखा था उस टाइम। अब और मान सोच लें। अब आप बोलो सर और क्या सोचूं भाई, सोचने के लिए बहुत सारी चीजें सोचो। क्या मैं y की जगह 0 रख दूं, हाँ बोलो सर सही बात है, y की जगह छोटे छोटे मान रखा करो, y की जगह 0 रखने पर। अब y की जगह 0 रखेगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3 माइनस में है भाई, माइनस में 3 और y की जगह रखा 0, इक्वल में है हमारे पास में 12। बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं, बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा सर 2x इक्वल में हो गया 12। तो मैं बोलूंगी x का मान कितना आएगा तो आप बोलोगे 6, बिल्कुल सही है बेसिक कैलकुलेशन की। तो यहां जो मान आया वो लिख दो, बस लिखा, x का मान 6 आ रहा है। कब, y की जगह 0 रखा। एक मान और सोच लेते हैं, एक मान क्या सोचूं सर, कुछ भी सोच ले कि यदि मैं y की जगह मान लो 1 रखा तो भी मान नहीं आएगा, 2 रख दो एक y की जगह 2 रख दो तो सही हो जाएगा। तो ये हो गया y बराबर 2 रखने पर, y की जगह 2 रखा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस में 3, y की जगह 2, इक्वल में हो गया कितना 12। यहां से हो गया 2x, माइनस में कितना हो गया, माइनस में हो गया सर 6 और इक्वल में हो गया 12, और 6 उठ के इधर जाएगा तो 2x इक्वल टू कितना 12 और 6 हो गया 18, और x का मान कितना आया, x का मान 9। उम्मीद कर रहा हूं कि ये कैलकुलेशन आपको आ रही है, 10th क्लास में आ गई है तो ये कैलकुलेशन आ रही है। अब देखो जो मान आया वो रख देते हैं। मान क्या आया, मान आया सर मैंने y की जगह 2 रखा, तो बता y की जगह 2 रखा तो बता x के मान कितना आया, x का मान 9 आया। और तो हमें बिंदु क्या मिला, तो हमारे पास में बिंदु जो मिला वो मैं यहां लिख रहा हूं, जो पूरे जो ग्राफ में दर्शाने के लिए बिंदु यही काम के हैं, 0,-4 पहला बिंदु तो ये, दूसरा है 6,0 ये लिखा 6,0, तीसरा बिंदु है 9,2 ये लिखा 9,2। समझ आई मेरी बात, ठीक है सर। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि हमने ये बिंदु निकालना सीखा है। अब ग्राफ बनाना सिखाऊंगा आपको, केवल और केवल मैंने अभी तक बिंदु निकालना सीखा है। अब देखो इन बिंदुओं को, ये जो बिंदु है ना, इन बिंदुओं को आगे जो ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर हमें लागू करना सीखेंगे, फिर ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। ये देखो आपके सामने ग्राफ दिख रहा है आपको, तो ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ के अंदर आपको प्रॉपर जो आपके पास में ग्राफ है उसमें ये होती है, इसको बोला जाता है एक्स अक्ष, ये इसको बोला जाता है एक्स अक्ष, और इसको बोला जाता है वाई अक्ष। ये प्रत्येक बच्चे को पता है, ठीक है। जो हम 7th क्लास में भी पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और ग्राफ आपको देखा हुआ है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और उसको वाई अक्ष बोलते हैं। अब जो बिंदु आपने पीछे निकाला उनको हम ग्राफ के अंदर लागू करेंगे। अब देखो ग्राफ के अंदर लागू करने के लिए इधर देखो, पहले इस समीकरण के हैं वो है 0,2, एक्स पे चलना है 0, एक्स पे क्या चलना है 0, मतलब चलना ही नहीं है, यहां आ गया। और x पे 0 है तो y का मान कितना है 2, तो y पर चलना है 2, तो ऊपर जाना है या नीचे, तो प्लस में है तो ऊपर जाना है। तो ये जो बिंदु आएगा ये बिंदु हो गया सर 0,2, ये बिंदु यहां आ गया। समझ आई मेरी बात, ठीक है सर। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, इधर देखो ये जो बिंदु आया वो यहां आएगा और 0,2 ये बिंदु यहां आएगा। समझ आई मेरी बात, ठीक है सर। अब आगे क्या है कि दूसरा जो बिंदु है वो है हमारे पास में सर 6,0, एक्स पे कितना चलना है 6 और वाई पे 0, तो एक्स अक्ष पे 6 चलना है, इस साइड चलना है या इस साइड, तो आप बोलो सर इस साइड चलना है, तो ये 6 है यहां पे, ये हो गया। और वाई पर 0 मतलब चलना ही नहीं है, ना तो ऊपर ना ही नीचे, तो ये हो गया 6,0 यहां आएगा, ठीक है। अब एक बिंदु और बचा हुआ है, एक बिंदु है 3,1, तो 3,1 ले लेते हैं। तो 3 एक्स पे तो चलना है 3, ये चला एक्स पे 3, इधर नहीं जाना, इधर माइनस डायरेक्शन हो जाएगी, इधर जाना है तो ये -3 प्लस में 3, और वाई एक्स पे कितना जाना है तो वाई एक्स पे जाना है सर 1, तो ये लिखो 1, तो एक्स एक्स पे 3 गया, वाई पे चला तो 1, तो ये जो बिंदु आएगा वो यहां आएगा और ये है 3,1। मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि बिंदुओं को दर्शाना आपको ग्राफ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो यह समझ आ रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। क्योंकि अब 3 बिंदु मिल गए,
एक बिंदु तो यहां है, एक बिंदु तो यहां है, एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है। अब तीनों बिंदुओं को क्या करना है, एक सीधी लाइन से मिलान कर देना, आपको एक सीधी लाइन से मिलान कर देना भाई। ये किया सर, तीनों बिंदुओं को एकदम सीधा ये मिला दिया। समझ आई? कलर चेंज कर देते हैं इसका भी, ये इसको मिलान करवा दिया। और ये जो समीकरण है, ये जो रेखा है वो आई किसकी, किसकी आई भाई, ये जो समीकरण लिखा आपने पहले वाले समीकरण के लिए, किसके लिए, पहले वाले समीकरण के लिए ये ग्राफ तैयार। आई बात समझ? अब पहले वाले समीकरण को यहां हम लिख देते हैं। पहला वाला समीकरण है x + 3y = 6। तो ये जो लाइन प्राप्त हुई वो है x + 3y = 6। ये है भाई, समझ में आई? ठीक है। अब दूसरे वाले जो ये है दूसरा वाला समीकरण, इसके बिंदु भी हम ग्राफ के अंदर लागू करते हैं, ग्राफ के अंदर दर्शाते हैं। अब देखो यहां है 0, -4, तो x अक्ष पे चलना ही नहीं है, x अक्ष पे चलना ही नहीं है, x पर चलना ही नहीं है तो 0 है। और y पे कितना चलना है, -4, तो 0, -4 को फिर दर्शाओ, तो 0 और -4, y अक्ष पे -4 तो यहां आएगा, तो ये बिंदु आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 0, -4। दूसरा वाला बिंदु को दर्शा। अब दूसरा वाला बिंदु कौन सा है, दूसरा वाला है सर 6,0, तो 6,0 तो यही आएगा, ये हो गया भाई 6,0, बिल्कुल सत्य बात। एक और बिंदु बचा हुआ है वो है 9,2, तो x पर चलना है 9, x पर चल गया 9, कहां ये, और y पे कितना चलना है, y पे चलना है 2, तो ये बिंदु आ जाएगा यहां पे। ठीक है, लगभग यहां आ जाएगा 9,2, x पे चला 9। अब इन तीनों बिंदुओं को शांति से आपको एक सीधी लाइन से मिला देना। ये 3 के 3 बिंदु ऐसे मिला दिए। ठीक है, तो ये जो बिंदु आया वो ये। अब उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन, ये जो ग्राफ बना है वो आपके समझ में आया है। और ये जो लाइन प्राप्त हुई और दो सरल रेखा का जो ग्राफ है ना, सरल है वो मतलब दो चर वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा एकदम सीधा प्राप्त होगा। और ये इस समीकरण का नाम भी लिख देते हैं, इस समीकरण का नाम है 2x - 3y = 2x - 3y बराबर में हो गया 12। और ये ग्राफ हमारा कंप्लीट। अब आप बोलो सर ग्राफ से क्या फायदा हुआ? अब देखो दोनों लाइनें जिस बिंदु पर काटी है, दोनों लाइनें, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण किस बिंदु पर काटी है, ये काटी है सर 6,0 पे। तो x का मान तो हो जाएगा 6 और y का मान हो जाएगा 0। तो यहीं से हम पता लगा लेते हैं, x का मान तो 6, y का मान 0 होगा। तो ग्राफ ये विधि ऐसे काम करती है, जिस बिंदु पर काटती है वही उसका आंसर होता है। तो मैं आपसे ये चीज उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब एक और हम प्रैक्टिस करने के लिए ग्राफ फिर से एक बार और लेते हैं। देखो एक और उदाहरण लेते हैं, ऐसे एग्जांपल ले लिया। अब इनका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ बनाना है तो इधर से देखो, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है तो इसका बना दो डब्बा। यह है सर डब्बा, यही कर देता हूं मैं। अब देखो डब्बा बनाने के लिए आपको सीधा सिंपल काम कर देना है, 3 बॉक्स कर देना है। यहां लिखोगे x और यहां लिखा y। अब x और y समीकरण है आपके पास में, x प्लस में 2y और -4 है तो इधर जाएगा तो किसमें हो गया प्लस में 4, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से x का मान 0 रख दूं, x का मान 0 रख दो सर, तो y का मान जो भी मन में आए वो मान सोचना है, लेकिन 0, 1, 2, 3 के आसपास सोचा करो। ये हो जाएगा 0 प्लस में 2 और y और इक्वल में है 4। तो y का मान कितना आया, y का मान 2 उठ के इधर जाएगा भाग में, तो इसका मतलब 2 आ गया। y का मान सर 2 आया कब, जब x बराबर 0 रखा। क्या y की जगह 0 रख दूं? बिल्कुल सत्य बात, y की जगह 0 रख दे। ये हो जाएगा x प्लस में 2, y की जगह 0 रखा, इक्वल में है 4। तो x बराबर में कितना हो गया 4। x का मान 4 आया कब, जब y बराबर 0 रखा। एक मान और सोच लेते हैं, एक मान और सोचे थे। और क्या मान सोचूं सर मैं, क्या यहाँ पे 1 रख दूं? बिल्कुल सत्य बात है। तो y बराबर 1 रख दो, y बराबर 1। तो यह हो जाएगा x प्लस में 2, y की जगह 1, इक्वल में हो गया 4। तो यह हो जाएगा x प्लस x की, यह हो जाएगा सर 2 और बराबर में हो गया 4। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 2 उठ के इधर जाएगा तो 4 में से 2 हो जाएगा। तो ये x का मान 2 आएगा सर कब, जब y बराबर 1 रखा। तो ये जो बिंदु प्राप्त हुए,
कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए? एक तो वह आपके पास में 0,2, 0,2। पहले हमेशा ही x का लिखना है, फिर हमेशा ही y का लिखना है। पहले x का लिख दिया, ये ऐसा नहीं कि आप 0,4, ये तो x के हो गए, x y के लिखना है। और यहाँ है 4,0 और आगे वाला क्या है 2,1। ये हमारे पास में बिंदु प्राप्त हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज बेसिक कैलकुलेशन की है मैंने। ये बिंदु प्राप्त हो गए। अब एक और समीकरण ले लेते हैं। देखो इधर दूसरा वाला जो समीकरण है वो समीकरण है कि सर 2x प्लस में 4y, इस -12 को उठा के उधर भेज दो तो ये प्लस में ये हो गया 12। ठीक है, अब कुछ भी रख दे, कुछ भी रखने का मतलब x की जगह कुछ भी रख दे। सबसे पहले डब्बा तो बना लो सर, ये बनाया डब्बा, डब्बा हमारा फेवरेट आदमी। ठीक है, ये है x, ये है y। x की जगह क्या रखूं? x की जगह 0 ही रखो, बस 0 से ही सोचा करो। हम तो 0 1 2 रख दिया करो, बाकी फुल आंसर आएंगे आपके। यहां है x की जगह 0 प्लस में 4y इक्वल में हो गया सर 12। बताओ ये तो हो जाएगी 0, y बराबर हो गया 12/4। y का मान कितना आया? y का मान 3। यहां रखो y का मान 3 आ रहा है कब? जब x का मान 0 ले रहे हैं। अब की बार y की जगह 0 रख दो, अब की बार y की जगह 0 रखा तो y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखा तो 2x प्लस में 4 y की जगह 0 इक्वल में है 12। ये तो हो जाएगा 0, 2x बराबर में हो गया कितना? 12। तो मैं पूछूं x का मान कितना है? 2 का भाग लगाएंगे तो 6। x का मान 6 आ रहा है कब? जब y बराबर 0 रख रहे हैं। एक और मान रख लेते हैं। एक और मान क्या रखें सर? कुछ भी रख दो भाई, जो मन में आए वो रखो। क्या मैं x की जगह y की जगह 1 रख दूं? सही है सर, y की जगह 1 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 4 उठ के इधर माइनस। सही है सर, y की जगह 1 रख दो, y बराबर 1 रखने पर, लिख दिया y बराबर 1 रखने पर। यहां देखो 2x प्लस में है 4, y की जगह 1 रखा इक्वल में है 12। ये हो जाएगा 2x प्लस में 4 उठ के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन की है। 2x बराबर में 8, x का मान कितना आया? x का मान आया सर 4। यहां लिख x का मान 4 आया कब? जब y बराबर तूने 1 रखा था। तो ये यहां से जो बिंदु प्राप्त हुए वो कौन से हो गए? बिंदु प्राप्त हुए सर, पहला बिंदु कौन सा है? पहला है 0,3, 0,3। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सर 6,0, 6,0। और अगला कौन सा है? 4,1। ये लिखा 4,1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ आई होगी। बिंदु आपने निकाल के रेडी कर लिया। अब इन बिंदुओं को आप ग्राफ के अंदर दर्शाओ। ठीक है, तो आपने इतना काम तो प्रत्येक, जब भी आपको 2 समीकरण मिल जाए और बोल दे कि इसको ग्राफीय विधि से करो, तो ग्राफीय विधि से करने का इकलौता तरीका है, दोनों समीकरण का आप अपने मन से मान रखो x या y, और फिर आपने ये बिंदु, मेन बात है ये बिंदु निकालना। अब इन बिंदु को ग्राफ में दर्शाना है, इतना ही काम करना है। अब देखो इनको बिंदु को ग्राफ में दर्शाते हैं। ये हमारे पास में ग्राफ है और इसको हम ग्राफ के अंदर दर्शाते हैं। तो सबसे पहले देखो ये है कि 0,2 दर्शाओ सर। तो x अक्ष पे चलना है आपको 0, x अक्ष पे कितना चलना है? 0, और y पे कितना चलना है? 2। तो ये बिंदु आ गया 0,2। ठीक है, यही आएगा। x अक्ष पे कितना चलना है? 0, और y पे कितना चलना है? 2। अगला देखो ये हो गया सर 0,2, 4,0 चलना है। अब की बार x पे 4 चलना है, x पे 4 चलना है तो इस दिशा में 4 हो गया और y पे चलना ही नहीं है 0। तो इसका मतलब ये जो बिंदु आएगा वो यहां आएगा 4,0। अगला देखो एक बार के लिए एक बिंदु और है कि 2,1 को दर्शाना है। तो 2,1 को दर्शाएंगे तो x अक्ष पे तो 2 चलना है और y पे 1 चलना है। तो ये जो बिंदु आएगा x अक्ष पे 2 चला गया, y पर इसी लाइन में तो 2 यहां आ जाएगा। ये जो बिंदु आएगा यहां पे, ये कौन सा है? 2,1 हो गया। अब इन तीनों बिंदुओं को आपको स्केल की सहायता से अच्छी तरीके से इनको मिला देना है। ठीक है, देखो ये आपने एक लाइन ड्रॉप कर ली। ठीक है, तो ये 4 से ही गुजर रहा, थोड़ा सा इधर हो गया। बाकी ये जो लाइन है वो लाइन कौन से समीकरण की प्राप्त हुई उसको भी लिख देते हैं। पहला समीकरण की प्राप्त हुई सर x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस में 4 या बराबर में 4 किया आया।
अगले बिंदुओं को दर्शा लेते हैं। देखो अगले बिंदु कौन से हैं, 0,3। बताओ 0,3 का है, तो ये लिखा 0,3, ये बिंदु यहां आएगा। 0,0,3 ये बिंदु यहां आ गया। अगला कौन सा है, अगला बिंदु है सर 6,0। x का मान 6, y पे चलना ही नहीं है, तो ये हो गया 6,0। ठीक है, एक बिंदु और बचा हुआ है, एक बिंदु है 4,1। 4,1, x पे 4, y पे चलना है 1, तो ये जो बिंदु आएगा ना वो यहां आएगा भाई, यहां। ठीक है, अब इसको आप एक काम करते हैं, इस बिंदु को हम नीचे लिख देते हैं। ये बिंदु है 4,0। ये जो बिंदु प्राप्त हुआ ये है 4,0। अब इनको भी इस साइड में लिख लें ताकि हमारे समझ में आ जाए। 2,1, 2,1, इसको भी इस साइड में लिख लेते हैं। ये है सर x,2। ठीक है, अब ये जो एक बिंदु हमारे पास में ये था कि 4,1 को दर्शाओ, x पे 4, y पे 1, तो ये बिंदु यहां आ जाएगा, यहां 4,1 ग्राफ में दर्शाना आना चाहिए। और तीनों बिंदुओं को आपस में स्केल की सहायता से आपको मिलान करवा देना। ये देखो एक दूसरे के एकदम समांतर प्राप्त हो। ये लो भाई, ठीक है, तो ये लाइन भी हमारे पास में कौन से समीकरण की प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई सर 2x प्लस में 4y, 2x प्लस में 4y और इक्वल में है 12, समीकरण नंबर 2 की, और ये है समीकरण नंबर 1 की। तो उम्मीद करता हूं कि ये ग्राफ आपके समझ में आया होगा। ठीक है, दो ट्रेन की पटरियां समांतर है, एकदम समांतर, दोनों आपस में मिलती नहीं है। समांतर एक कहूंगी बहुत बड़ी खूबी है भाई, दोनों साथ साथ जरूर चलती है लेकिन आपस में कभी भी नहीं मिलती। ये कौन सी गहरी दोस्ती है ऐसी। ठीक है, समांतर रेखाओं की बात ऐसी होती है कि भाई समांतर रेखाएं दोनों साथ साथ, ट्रेन की पटरी देखिए आपने, ट्रेन की पटरी कभी भी आपस में मिलती नहीं है लेकिन वो साथ साथ जरूर चलती है। इनके लिए ये दोनों है ना, ये दोनों बहुत ही गहरी दोस्ती है दोनों के बीच में। अब ये क्या होता है कि ये बोलती है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये इसको बोलती है कि मिलकर भी ना मिल पाए ये कैसी मुलाकात है, बस थोड़े दिन की और बात। ठीक है, तो ये लाइन इसको ऐसे बोलती है ताकि इन दोनों की जोड़ी साथ साथ चलती है, बिल्कुल साथ साथ। चलो भाई एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यदि आपको और समझ आ गया ना तो उसके बाद में ग्राफ का झंझट खत्म हो जाएगा, ग्राफ बनाना आपको आ जाएगा। और ग्राफ बनाना आपको यदि आ रहा तो मैं आपको लिख के दे दूं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, भले ही इस टॉपिक को हटा रखा है। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि ये दो समीकरण है, कोई से भी दो समीकरण आप घर पे बैठ के आराम से इसकी ट्राई कर सकते हो। कैसे करूं सर, दो समीकरण उठा लो, उसका ग्राफ बनाना सीखो, दो समीकरण उठाया उसका ग्राफ बनाना सीखो। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, अब देखो इधर दो चर वाले रेखिक समीकरण, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम डब्बा बनाते हैं। इसके लिए समीकरण है कि 2x प्लस में 3y और इक्वल में है हमारे पास में कितना 9। ठीक है, अब डब्बा बनाते हैं। ये बनाया सर डब्बा, यहां लिखा x, यहां लिखा y। डब्बा बनाने का मतलब आपको पॉइंट को आसान कर देता है, पॉइंट को लिखना। यहां सबसे पहले ये है समीकरण का, क्या लिखूं सर, लिखना क्या है, 0 रख दो, यानी कि x बराबर 0 रखने पर तो 2x की जगह 0 रखा प्लस में 3y। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करवा दूं ताकि आपके समझ, ये तो हो जाएगा सर 0, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 9, और 3 को उठा के इधर ले जा तो y का मान हो जाएगा 3। y का मान कितना आया 3, यहां लिख दे y का मान 3 आया, कब, जब x बराबर 0 रखा था तो ये 0। अब की बार सर y बराबर 0 रख दूं क्या, नहीं। अब बोलो सर कैसे, मैं आपसे बोलूंगा इसकी कैलकुलेशन कर लें। ये है 2x प्लस में 3, y की जगह यदि 0 रख दिया तो ये तो हो गया 0 इक्वल टू हो गया 9, 2 का भाग इसके अंदर जाएगा नहीं। मैं बोल रहा हूं कि पूर्ण संख्या लेके आओ, समझ आई बात। ठीक है, तो क्या रखूं सर, x की जगह और क्या रखूं, y की जगह 1 रख दे, बिल्कुल सही है। y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, y की जगह 1 रखा तो क्या कैलकुलेशन होगी भाई, ये तो है सर 2x प्लस में y की जगह 3, y की जगह 3 और y की जगह सॉरी 1 रखना है, ये 1 रखा और इक्वल में है हमारे पास में 9। थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये तो हो गया 2x और ये 3 उठ के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, x बराबर 2 का भाग गया तो 3, x का मान 3 आया सर, कब, जब y बराबर आपने रखा 1।
एक बार और रख देते हैं, क्या x की जगह y की जगह आप 3 रख दो तो ये हो जाएगा x का मान 0 हो जाएगा। और एक मान और सोचते हैं, एक मान और सोचो कि सर क्या क्या रखा जाए इसके अंदर, जितना आप सोचोगे उतना ही आपको फायदा होगा। समझ गए बात। और रख देते हैं सर x की जगह हम रख देते हैं किताब, x की जगह हम रख दिया कि सर 2 2 2 4 हो जाएगा, ये उठ के इधर जाएगा तो आएगा नहीं। माइनस में भी सोच लिया करो, जरूरी थोड़ी हमने पीछे वाले 2 क्वेश्चन प्लस ही प्लस में सोचा, माइनस में भी सोच लिया करो। क्या मैं इसकी जगह -1 रख दूं? बिल्कुल। यहां मैं -1 रख दूं क्या? बिल्कुल सर, आप y की जगह -1 रख सकते हो। -1 रखने पर y की जगह -1 रखा तो क्या हो जाएगा, इधर देखो, ये हो जाएगा 2x प्लस में 3, y की जगह -1 रखा, इक्वल में हो गया 9, तो 2x ये हो जाएगा -3 और उठ के उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। मैं थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन ले ली और ये हो गया 2x बराबर 9 और 3 कितने हो गया 12, 12 x बराबर हो गया 6, तो x का मान 6 आया। कब? जब y बराबर आपने -1 रखा। जरूरी नहीं है आप पॉजिटिव सोचो, जो मैं तो बोल दिया कि जो सोचो मन में वही आंसर होगा, लेकिन सोचना ऐसा नहीं कि 1000 सोच लिया, 1000 को ग्राफ में कहाँ अपलोड करोगे, कहाँ दिखाओगे उसको, वही बात है। तो यहां से जो बिंदु प्राप्त हुआ वो बिंदु कौन से हो गए? बिंदु सर मेरे को प्राप्त हुआ, पहला बिंदु कौन सा है? पहला बिंदु है 0,3, 0,3। दूसरा कौन सा है? 3,1, 3,1। और तीसरा बिंदु कौन सा है? तीसरा बिंदु है सर 6,-1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बातें समझ आई होगी। ठीक है, ये 3 बिंदु प्राप्त हो गए। अब 3 बिंदु जैसे ही प्राप्त हुए तो इनको ग्राफ में दर्शाना भी हम जानते हैं, तो ग्राफ में दर्शा देंगे। लेकिन एक और समीकरण का ग्राफ डिब्बे तैयार करते हैं। तो समीकरण है हमारे पास में, ये देखो समीकरण है 4x प्लस में 6y इक्वल में है 18, ये है समीकरण। इसको x और y के मान सोच के रख देंगे। यहां लिखूंगा x, यहां लिखेंगे y। x की जगह 0 सोच लो सर, x बराबर 0 रखने पर ये हो गया 4, यहां हो गया 0 प्लस में हो गया 6y इक्वल टू हो गया 18। अब देखो ये तो हो गया 0, 6 उठ के इधर जाएगा, y बराबर 18 में 6 का भाग लगाया तो बचेगा 3, 3 दूना 6, ये हो गया 6, 3 आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 6 का भाग इसमें लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, तो y का मान सर 3 आया। कब? जब x बराबर 0 रखा। क्या y की जगह 0 रख दूं? नहीं सर, क्यों? y की जगह 0 रखेगा तो ये 0 हो गया, 4 का भाग 18 में जाएगा, इसलिए x की जगह क्या रखूं? x की जगह सर और सोच लो, क्या रखें? 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, y की जगह सोच ले। अब देखो y की जगह सोचें तो y की जगह क्या रखूं? y की जगह सर 1 रख दिया, क्या रखेंगे? 1, y की जगह 1 वाला मामला बैठ जाएगा। देखो y बराबर 1 रखने पर क्या आता है देखने, पूर्ण नहीं आया तो वापस डिलीट कर देंगे हमारे। क्या ये है सर 4x प्लस में 6, y की जगह 1 रखने के लिए बोल रहा है, इक्वल में है हमारे पास में कितना 18, तो 4x ये जो 6 है ना वो उठ के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा सर 4 का भाग लगाया तो कितना आ जाएगा 3, तो x का मान 3 आया। कब? जब y बराबर 1 रखा। एक मान और सोच लो, एक मान और क्या सोचे सर? माइनस में भी सोचने की कोशिश करो ताकि आपके ये चीज समझ में आए। देखो यहाँ माइनस में भी सोच लें, -1 रखूं, ये उठ के 4 और ये इधर जाएगा, सही गलत हो जाएगा। y का मान और सोचो तो y का मान सर 2 लिख दूं, 2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2, -2 सोच लो, -2 सोचा तो -12 हो जाएगा, -12 और ये उठ के इधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। समझ आई? या फिर आप एक काम करो, 2 सोच लिया, 2 सोचा, y की जगह 2 सोच लिया, ठीक है, y की जगह 2 रख के चेक कर लो, x प्लस में 6 y की जगह रखूंगा 2 इक्वल में हो गया 18, रफ में चेक कर लेना, 4x प्लस में हो गया 12 इक्वल टू हो गया 18, तो 4x बराबर में 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, 4 का भाग 6 में जाएगा, नहीं होगा सर सेट। और सोचो भाई, और सोचो, जितना आप, जरूरी नहीं है मैं जो लिख रहा हूं वही आप लिखो, आप अपने मन से दूसरे मान सोच लो, सही आना चाहिए बस। और सोच लिया कि सर y की जगह और क्या लिखें, y की जगह सर माइनस में सोच लो, -1 लिखा तो यहां देखो 4x प्लस में 6, y की जगह -1 सोचा तो इक्वल में हो गया 18, ये हो गया 4x माइनस में 6 इक्वल में हो गया 18, तो 4x बराबर में 18, ये उठ के उधर जाएगा तो इसका मतलब 18 प्लस 6 24 हो जाएगा, फिर x का भाग यानी कि 4 का भाग चला जाएगा इसमें, बिल्कुल सत्य बात है। ये ऐसे रफ कॉपी के अंदर चेक कर लेना। तो यहां से आप y की जगह सर, y की जगह -1 सोच लिया, -1 रखने पर 4x प्लस में 6y
y की जगह क्या रखना है, y की जगह -1 बराबर में है 18। एक और लाइन डाल देते हैं यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा सर 4x माइनस में 6 इक्वल में हो गया 18। 6 को उधर भेजो तो प्लस में हो जाएगा, 6 + 18 हो जाएगा। 4x बराबर 18 और 6, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24। x बराबर कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, x का मान 6 हो जाएगा। x का मान 6 आया कब, जब y बराबर कितना रखा -1, ये लिखा -1। ठीक है, तो बिंदु कौन से प्राप्त हुए, ये बिंदु प्राप्त हो गए सर हमारे पास में कौन से बिंदु हो गया 0,3, 0,3 और कौन सा है 3,1, 3,1 और कौन सा है 6, -1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ आई होगी बात। ये 3 बिंदु प्राप्त हो गए। अब इन बिंदुओं को आपको ग्राफ के अंदर दर्शाना है। अब देखो ग्राफ के अंदर इन बिंदुओं को दर्शा लेते हैं, फिर एक बार इनको दर्शाएंगे और सीधी लाइन स्केल की सहायता से खींच देंगे। तो ये है 0,3, देखो 0,3 x पे चलना है 0, y पे चलना है 3, तो चलो भाई चलो ये चला सर 3, तो ये बिंदु यहां आएगा 0,3, ये लिखा 0,3, पहला बिंदु यहां आ गया। एक बार और देखो ये है सर 3, x पे चलना है 3, 3,1, x पे चलना है 3, ये चला, y पे चलना है 1, तो यहां पर आके बैठ गया, ये हो गया 3,1, 3,1। उसके बाद देखना, उसके बाद ये है कि 6, -1, x पे चलना है 6, x पे चला तो 6 ही है, y पे -1, तो अब की बार नीचे आना है तो -1 यहां आएगा। ये जो बिंदु आया वो आया 6, -1। ठीक है, अब इन तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से आपको मिला देना है भाई। चलो इससे मिलाएं अब की बार। ये तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया। ठीक है, तो ये जो लाइन प्राप्त हुई ये किसकी लाइन है सर, ये पहले समीकरण की लाइन है। अब पहला समीकरण कौन सा था, पहला समीकरण था 2x + 3y = 9, 2x प्लस में 3y बराबर में 9। दूसरे वाले बिंदुओं को भी दर्शाते हैं। दूसरे वाला बिंदु कौन सा है, दूसरे वाले बिंदु है सर 0,3, ये हो गया 0, x पे चलना ही नहीं है, y पे यहीं आके बैठ जाना, यही बिंदु होगा 0,3। उसके बाद में है सर 3,1, तो 3,1 ये रहा 3,1, यही हो गया, यही बिंदु हो गया। और अगला बिंदु कौन सा है, अगला बिंदु है सर 6, -1, तो 6, -1, तो यही बिंदु आएगा। तो सर इसका मतलब जो दूसरी वाली लाइन है वो भी इसी के ऊपर आ जाएगी, तो दूसरी वाली लाइन ऐसे बना दो, तो इसका मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ गई। तो 3 ग्राफ मैंने आज की क्लास में आपको लिखना समझना सिखाया था। उम्मीद करता हूं कि आज जो आपको ये ग्राफ बनाना मैंने सिखाया है ना, ये आपके मजबूत दिमाग करेगा, दिमाग को मजबूत करेगा, और पूरे के पूरे ये जो ग्राफ है वो आपके समझ में आ गए हैं। 3 ग्राफ बनाना मैंने सिखा दिया है कि ऐसे ऐसे ग्राफ बनाना है, सीधा सिंपल आपको इतना ही काम करना है कि 2 समीकरण दे रखे हैं, दोनों समीकरण को आप उनके डब्बे बनाओ। डब्बे का मतलब सोच के मान रखो x और y के, और उसके बाद में उन बिंदुओं को ग्राफ के अंदर दर्शाओ, और वहां से हमारे पास में ग्राफ में 2 लाइनें प्राप्त होगी, और स्केल की सहायता से उसको मिला देना। ये ऐसे ग्राफ बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है ना वो आपके बिल्कुल दिमाग में आई होगी। और 10th क्लास की हमने एक नया अध्याय स्टार्ट किया था, तीसरा चैप्टर, उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एक ग्राफीय विधि के बारे में आपको नॉलेज दिया था कि यार ग्राफीय विधि कैसे काम करती है। अब मैं सारी चीजें बताऊंगा, इन ग्राफों को वापस आपको एक बार वापस दोहराऊंगा कि यार इन ग्राफों में देखो कहां तो हल मिलता है, समांतर हो गया तो हल नहीं मिलेगा, संपाती हो गया तो अनेक हल मिलेंगे, वो चीजें बाद की बात है, कल वाले जो क्लास में होगी उस पर देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है वो आपके समझ में आई होगी, और आई क्या, आप आ गई आपके तो समझ में, क्योंकि आप तो होशियार बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो, क्योंकि आपसे ही हमारे पास में स्टूडेंट जुड़ेंगे। जितना ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हम ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे को पता नहीं है तो उसको इस चैनल का जो लिंक है वो शेयर जरूर करना, ताकि उसको भी ये पता चले कि हाँ मैथमेटिक्स की 10th क्लास 12th क्लास की ये वीडियो अपलोड करते हैं सर। ठीक है, तो चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना, ताकि मिलने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।